हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशंस। तो हमने अपना ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने अपना बेसिक्स, असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन का हाफ चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हमने अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मिनिमम रो कॉस्ट मेथड, मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड एंड मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स मेथड बहुत अच्छे से समझा एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए एंड मैंने आपको सुपर होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। आई होप आप सब होमवर्क करके आए होंगे इस क्लास के लिए। अब नेक्स्ट हम अपना देखने वाले हैं वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये मैंने कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं थ्योरी में, ये बाद में ताकि आप पढ़ सकें। मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूँगी कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमें दिया है क्वेश्चन, अब इसे हमें सॉल्व करना है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से। इस केस में क्या होता है, बाकी मेथड्स तो बहुत सिंपल थे, हम नॉर्मल देख रहे थे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ले रहे थे, मिनिमम कॉस्ट मेथड में सबसे मिनिमम कॉस्ट ले रहे थे, मिनिमम रो कॉस्ट मेथड में रो की मिनिमम कॉस्ट ले रहे थे, कॉलम कॉस्ट मेथड में कॉलम की मिनिमम कॉस्ट ले रहे थे। बट वैम में ऐसा कुछ भी नहीं है। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को शॉर्ट फॉर्म में हम वैम कहते हैं, ठीक है। वैम में ऐसा कुछ भी नहीं है। वैम में हमें पेनल्टीज़ लेनी होती है। पेनल्टीज़ अब कैसे ली जाती हैं वो सब हमें समझना है। ये देखो, आ जाओ यहाँ पे। आइडेंटिफाई द two lowest cost in each row and column of the given cost matrix and then write the absolute row and column difference. These difference are called penalties. क्या करना है आपको, क्या बोल रहे हैं आपको, सबसे पहले एक रो देखनी है, इनमें टू लीस्ट कॉस्ट सेल निकालो, ठीक है। हमें ना ये देखो, यहाँ पे ना हमें पेनल्टीज़ दिखनी है, यहाँ पे रोज़ की पेनल्टी लिखनी है और यहाँ पे हमें कॉलम की पेनल्टीज़ लिखनी है। ये कॉलम आपको ऐसे बना लेने हैं। सबसे पहले हम लिखने वाले हैं अपनी रो की पेनल्टी। फर्स्ट रो देखो, इस रो में सबसे लीस्ट कॉस्ट सेल कौन सा है, 2, उससे अपर कौन सा है, 3। तो ये दो सेल आपको पकड़ लेने हैं, ठीक है। अब इन दो सेल का आपको डिफरेंस लिखना है पेनल्टी में। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या करना है आपको, दो लीस्ट कॉस्ट सेल पकड़ने हैं रो में, दैट इज़ 2 सबसे छोटा एंड उससे बड़ा है 3। अब इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, अब 3 - 2 1 आता है। यहाँ पे लिख लो आप 1, ठीक है। ये आपकी पेनल्टी आ गई एक। अब उसी तरह से आपको कॉलम की पेनल्टीज़ भी लिखनी है। पहले सारी पेनल्टीज़ रो की लिख लो, रो की पेनल्टी आ गई। नेक्स्ट रो की पेनल्टी लिखो, सबसे लीस्ट कॉस्ट है 2, उससे बड़ा है 3, फिर से पेनल्टी आ गई 1। नेक्स्ट सबसे छोटा, नेक्स्ट है हमारे पास सबसे छोटा सेल है 2, उससे बड़ा सेल है हमारे पास 4, है ना। यही दो लीस्ट कॉस्ट है, इनको माइनस करो, 4 - 2 2। देन अब मुझे देखना है कॉलम वाइज। कॉलम वाइज मुझे देखना है कि सबसे लीस्ट कॉस्ट सेल कौन सा है। सबसे पहले ये कॉलम देखते हैं, लीस्ट कॉस्ट है 2, उससे बड़ा है 3, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1। देन 2 - 5, सबसे छोटा 2 है, उससे बड़ा है 5, दोनों को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 3। नेक्स्ट 2 सबसे छोटा है 2 एंड उससे बड़ा है 4, 2 - 4 2। नेक्स्ट सबसे छोटा है 3 एंड उससे बड़ा है 5, 3 - 5 2। ये हमारी रो पेनल, अरे यार, ये हमारी रो पेनल्टीज़ होगी एंड ये हमारी कॉलम पेनल्टी होगी, ठीक है। रो का सबसे दो छोटे को माइनस किया, इस रो में माइनस किया, इस रो में माइनस किया, फिर इस कॉलम में माइनस किया, इसमें एंड इस कॉलम में माइनस किया। रो पेनल्टी आ गई एंड कॉलम पेनल्टी आ गई। अब आपको क्या करना है, इन पेनल्टीज़ में से जो सबसे लीस्ट कॉस्ट है ना, ये देखो, वापस आ जाओ, मैं वहाँ से पढ़ाती हूँ साथ में। फर्स्ट स्टेप तो हमने कर लिया, आइडेंटिफाई द 2 लोएस्ट कॉस्ट इन ईच रो एंड कॉलम। हर रो में हमने 2 लीस्ट कॉस्ट ली, ठीक है, ऑफ द गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स एंड देन राइट द एब्सोल्यूट रो एंड कॉलम डिफरेंस। फिर हमने डिफरेंस लिखा जिसे हम पेनल्टीज कहते हैं। अब क्या करना है, आइडेंटिफाई द रो एंड कॉलम विद द मैक्सिमम पेनल्टी एंड असाइन द कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स मिनिमम सप्लाई एंड डिमांड। इफ 2 or more columns and rows have the same maximum penalty, then we can choose one among them as our convenience. देखो अब आपको क्या लेना है, जहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी आ रही है ना आपको वो देखना है। अब मैक्सिमम पेनल्टी अब हमें यहाँ पे कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है मैक्सिमम पेनल्टी, दैट इज़ 3। यहाँ पे 3 आ रहा है हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टी, तो इसे अब हम लेने वाले हैं 3 पे। अब यहाँ पे आपको असाइन करना जैसे हम करते हैं। अब इस 3 पे
मिनिमम कौन सी आ रही है, अगर ये 3 पे हम मिनिमम देखें कॉस्ट तो ये आ रही है ना, 2 आ रही है ना मिनिमम कॉस्ट हमारी इस 3 के ऊपर। अब इस 3 के ऊपर एलोकेशन इस 2 के ऊपर हम एलोकेशन करेंगे। आपके पास जो भी पेनल्टी हाईएस्ट पेनल्टी आती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको सेल देखना है, कौन सा लीस्ट कॉस्ट सेल है। ये देखो ऊपर भी मैंने यही बोला, आइडेंटिफाई द रो एंड कॉलम विद द मैक्सिमम पेनल्टी, जो भी मैक्सिमम पेनल्टी आ रही है उसे पकड़ लो एंड असाइन कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स मिनिमम सप्लाई एंड डिमांड, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मिनिमम सेल आ रहा है उसको आपको असाइन करनी है सप्लाई या डिमांड में से जो भी आएगा। अब इस 3 का कॉरस्पॉन्डिंग सेल कौन सा आ रहा है, ये 2 मिनिमम कॉस्ट यही आ रही है। अब इसके ऊपर आप कितनी एलोकेशन कर सकते हो, 40 डिमांड है 50 सप्लाई है, कितनी एलोकेशन कर सकते हो, मिनिमम वाला 40 कर सकते हो, है ना, पहले ही हम देख के आए। तो यहाँ पे 40 आपकी एलोकेशन हो जाएगी, यहाँ पे 40 है, ठीक है, 40 आपकी एलोकेशन हो जाएगी। तो ये तो आपका कट हो गया क्योंकि 40 का 40 हो गया। यहाँ पे आपका क्या बचा, 10, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अब फिर से आपको पेनल्टीज़ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। 1 स्टेप करने के बाद आपको दोबारा पेनल्टीज़ लिखनी है। अब यहाँ पे इस रो में देखो तो लीस्ट कॉस्ट है आपके पास 3, 2 तो कट गई है ना, तो 3 के बाद अपर कॉस्ट कौन सी है 6, तो 6 - 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 पेनल्टी आ जाएगी। नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे हमारी 2 और 3 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखोगे आपका 2 और 4 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। कॉलम वाइज अगर आप देखो तो कॉलम वाइज 3 और 2 1 आ जाएगा। देन ये कॉलम आपका कट है तो ऐसा करो इसे पूरा का पूरा काट लो ताकि आपको पता रहे, ठीक है, कि यहाँ पे पेनल्टी नहीं लिखनी है। नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट है 2 और उससे ऊपर है 4, ये तो कॉलम तो अभी सेम ही रहने वाले हैं, पेनल्टीज इनकी 2 आएगी एंड इनकी 2 आएगी, ठीक है, चाहे आप देख लेना। अब देखो मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी आई है, 1 2 2 3 1 2, मैक्सिमम पेनल्टी हमारे पास कौन सी आई है 3, हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टी आई है। लीस्ट कॉस्ट कौन सी है 3 लीस्ट कॉस्ट है, तो यहाँ पे एलोकेशन होगी कितनी होगी 10 सप्लाई है, डिमांड है 60, पर सप्लाई तो सिर्फ 10 नहीं है ना, तो मिनिमम लेंगे 10 आ जाएगी, यहाँ पे एलोकेशन हो जाएगी। ये लाइन कट जाएगी हमारी, है ना, ये 10 कट गया, यहाँ पे कितना बचा 50, ठीक है। फिर से नेक्स्ट पेनल्टी लिखो। अब ये रो तो कट चुकी है तो ऐसा करो इसका पेनल्टी वाला भी काट दो ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पे पेनल्टी नहीं लिखनी है। इस रो में 2 मिनिमम उससे हायर 3, तो यहाँ पे पेनल्टी आ जाएगी 1, एंड इस रो में 2 मिनिमम एंड उससे हायर 4, तो यहाँ पे पेनल्टी आ जाएगी 2, 1 और 2। नेक्स्ट कॉलम वाइज हम देखेंगे पेनल्टी, तो यही कॉलम, अभी 2 सेल ही बचे हैं, इनका डिफरेंस लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाला ये रो तो कट गई है हमारी। तो 7 - 2 4 - 2 एंड 5 - 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 2 और 5। अब देखो मैक्सिमम पेनल्टी आपके पास कौन सी है 5 2 2 2 1, कौन सी मैक्सिमम पेनल्टी 5 है हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टी, ठीक है। अब 5 का लीस्ट कॉस्ट कौन सा हमारे पास 2, तो इस 2 के ऊपर अब एलोकेशन कर देंगे हम, है ना, मैक्सिमम पेनल्टी की कॉरस्पॉन्डिंग लीस्ट सेल देखना है, तो लीस्ट है 2, इसके ऊपर अब हम एलोकेशन कर देंगे। कितनी एलोकेशन हो सकती है 50 डिमांड है, सप्लाई 25 है, मिनिमम कौन सा 25, तो 25 हम एलोकेशन कर देंगे, तो ये तो कट गया पूरा। 50 - 25, यहाँ कितना बचा आपके पास 25 बचा, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा टाइट लिख रही हूँ, आप खुला लिखना, आपकी कॉपी बड़ी होगी, है ना। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 25। अब नेक्स्ट फिर से अब हमें वो पेनल्टीज लिखनी पड़ेगी। अब तो यही बचा हुआ है सिर्फ, और एक ये बचा है ना, मतलब रो में बस यही बची है। 3 - 2 कितना आ जाएगा 1, और अगर हम कॉलम वाइज पेनल्टी देखें तो हमारे पास सिर्फ ये ही हैं, तो इन्हें ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे 7 2 और 3, कॉलम वाइज कुछ नहीं ना बचा, 3 कट गया 2 बच गया, सिर्फ 7 बचा है, तो 7 वैसे का वैसे लिख दो। उसी तरह से यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब बताओ आपके पास मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है 7 2 3 और 1, कौन सी है मैक्सिमम पेनल्टी 7 पे कॉरस्पॉन्डिंग सेल कौन सा आ रहा है हमारा 7 ही आ रहा है। इसके ऊपर कितनी एलोकेशन हो सकती है 25 डिमांड है एंड 60 सप्लाई है, कितनी एलोकेशन कर देंगे हम 25 एलोकेशन कर देंगे, तो ये कट जाएगा, मतलब हमारी ये कट गई अब, ठीक है। और यहाँ पे 60 - 25 कर लो,
35 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेनल्टी देखे तो 3 - 2 1, कॉलम वाइज देखे तो यहाँ पे 2 और 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो हमने वो लिखा ही हुआ ऐसे ही रहने दो 2 और 3। अब मैक्सिमम पेनल्टी देखो 2 3 एंड 1, मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है, 3 है हमारे पास, तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग सेल 3 ही है, यहीं पे एलोकेशन करनी पड़ेगी। 35 एंड 15 कितनी एलोकेशन होगी, 15, देन हमारा 15 तो पूरा कट गया, तो ये तो पूरी लाइन कट जाएगी, एंड यहाँ पे 35 - 15 कर देंगे। 35 - 15 कितना आ जाएगा आपका, 20 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे 2 ही बचा, सिर्फ एक एलोकेशन करने वाला 2 ही बचा है, तो इसके ऊपर अब एलोकेशन कर देते हैं। कितनी जाएगी, 20 एंड 20 बचा है, मतलब हमारा आंसर सही सॉल्व हुआ है, तो 20 एलोकेशन हो जाएगी एंड ये कट जाएगा और सम यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाएगा। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी आपने ऐसे हमारा क्वेश्चन होगा। नॉर्मल है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड का, आपको पेनल्टीज़ निकालनी है और मैक्सिमम पेनल्टी का कॉरस्पॉन्डिंग लीस्ट सेल जो होगा उसके ऊपर आपको एलोकेशन करनी है। एलोकेशन करनी तो आपको आती है, ठीक है, एलोकेशन करनी हम ऊपर सीखा है। अब वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में आपको सॉल्व कैसे करना था, आपको सबसे पहले निकालनी थी पेनल्टीज़। अब पेनल्टीज़ कैसे निकलती थी हमारी, पेनल्टीज़ हमें देखना है हर रो में से हमें 2 लीस्ट कॉस्ट सेल लेने हैं और उनका डिफरेंस एज अ पेनल्टी यहाँ पे लिखना था। उसी तरह से कॉलम की पेनल्टीज़ लिखनी थी, हर कॉलम में से हमें 2 लीस्ट कॉस्ट सेल लेने थे और उनका डिफरेंस यहाँ पे लिखना था। एक पेनल्टीज लिखने के बाद हमें देखना था कि कौन सी मैक्सिमम पेनल्टी आई है। जो भी मैक्सिमम पेनल्टी आती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लीस्ट कॉस्ट के ऊपर, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी आई थी 3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लीस्ट कॉस्ट था 5 5 एंड 2, लीस्ट कौन सा था 2, इसके ऊपर हमने एलोकेशन कर दी। अब एलोकेशन करने के बाद हमें दोबारा से न्यू पेनल्टीज लिखनी पड़ती थी, जो जो चीज़ें बची हैं उनके साथ। इस तरह से स्टेप्स चलते रहते हैं और हमारी पूरी एलोकेशन हो जाती है। लास्ट में हमारा जो एलोकेशन होती है वो मैच हो जाती है और सारी हमारी डिमांड सप्लाई वगैरह कट हो जाती हैं और फिर हम यहाँ से निकाल लेंगे अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सिंपल था। जिसको नहीं समझ आया तो मैं एक और सम अभी सॉल्व करवाने वाली हूँ। ये है हमारी मॉड्यूल के एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। तो ये आप अपने मॉड्यूल में टिक लगा लेना, ये मैंने यहीं पे करवा दिया है मॉड्यूल के एग्जाम्पल नंबर 7। अब एक बार करके देखते हैं हम। जिसको नहीं समझ आया एक बार ध्यान से फिर से देख लो, मैं प्रॉपर दोबारा समझाने लगी हूँ। जिसको तो समझ आ गया वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो। अब बेटा जिन लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, एकदम अपना पुराना वाला जो भी आपने सुना दिमाग से निकाल दो और ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनो। मैं आप ही के लिए दोबारा समझा रही हूँ, ठीक है। जिसको तो समझ आ गया वो अपना वीडियो आगे कर सकता है, ये पार्ट को स्किप कर सकता है, डायरेक्ट अपना आंसर चेक कर लो आगे जाके, ठीक है। अब ध्यान से सुनो इसे कैसे सॉल्व करना है। वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड पेनल्टीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको पेनल्टीज़ निकालनी है सबसे पहले। यहाँ पे आपको रो पेनल्टीज़ निकालनी है और यहाँ पे आपको कॉलम पेनल्टीज़ निकालनी है। अब रो पेनल्टीज़ कैसे निकलती है? पेनल्टीज़ निकालने के लिए आपको मिनिमम 2 कॉस्ट लेनी है। अब यहाँ पे हमारे पास ये है मैट्रिक्स, ये जो लिखी है ना ये डिमांड है और ये है सप्लाई, ठीक है। अक्सर यहाँ पे लिखी होती है, मैंने इधर साइड आज लिख दी है, ठीक है। डिमांड है और ये है हमारे पास सप्लाई। हमें कॉस्ट की पेनल्टीज़ लेनी है, बीच वाले टेबल की पेनल्टीज़ लेनी है। ये देखो सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है? फर्स्ट रो में हमारी, ये है हमारी फर्स्ट रो, ओके। अब इसमें से हमें फर्स्ट रो की हमें क्या निकालनी है? पेनल्टी निकालनी है। वेट अ मिनट, हाँ फर्स्ट रो की हमें क्या निकालनी है? पेनल्टी निकालनी है। पेनल्टी कैसे निकलती है? हमें 2 लीस्ट कॉस्ट लेनी है। अब इस रो में 2 लीस्ट कॉस्ट कौन सी है? एक है हमारे पास 13 एंड उससे ऊपर कौन सी है? 15। तो इन दोनों को मुझे डिफरेंस निकालना होगा, उसे हम कह देंगे पेनल्टी। 15 - 13 कितना आ जाएगा आपके पास? 2। फर्स्ट पेनल्टी आ गई आपके पास 2, ओके नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट रो की पेनल्टी निकाल लो। सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है? 2। उससे हाई कौन सी है? 7। तो 7 - 2 कर दोगे तो आपके पास पेनल्टी आ जाएगी 5। उसी तरह से नेक्स्ट आप पेनल्टी निकाल लो। ये देखो नेक्स्ट पेनल्टी निकाल लो। लीस्ट, इस रो में से लीस्ट कॉस्ट कौन सी है? 9। उससे हायर कौन सी है? 19। तो आपको पेनल्टी निकालनी है 19 - 9 10। अरे एक मिनट,
यहाँ पे आपकी पेनल्टी आ गई 10। ठीक है, ये आपकी निकल गई रो की पेनल्टीज़। अब आपको उसी तरह से कॉलम की पेनल्टी निकालनी है। फर्स्ट कॉलम आपके पास ये मिनिमम लीस्ट कॉस्ट कौन सी है 7, उससे हायर कौन सी है 13। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, आपकी कॉलम की पेनल्टी हो जाएगी। ठीक है, 13 माइनस 7, कॉलम की पेनल्टी आ गई 6, लिख दो यहाँ पे। नेक्स्ट ये कॉलम, इसमें लीस्ट कॉस्ट कौन सी है 11, उससे हायर कौन सी है 15। तो आपको 11 माइनस 15 कर दोगे, आपके पास पेनल्टी आ जाएगी 4। फिर इस कॉलम में आपको निकालना है लीस्ट कॉस्ट कौन सी है 2, उससे हायर कौन सी है 9। तो 9 माइनस 2 कर दोगे तो आपके पास पेनल्टी आ जाएगी, अरे चल 7 आ जाएगी। ठीक है, पेनल्टीज निकल गई आपके पास। बस अब आपको देखना है कि इन गिवन पेनल्टीज में से आपकी मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है। 6, 4, 7, 2, 5, 10। मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है 10। अब इस 10 के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन कौन सी आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है ना। अब इस लाइन में से सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है 9। जो आपकी मैक्सिमम पेनल्टी आई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लीस्ट कॉस्ट आपको देखनी है, वो है हमारी 9। अब आपको यहाँ पे एलोकेशन करनी है। एलोकेशन करनी तो आपको आती है। डिमांड है आपकी 16 और सप्लाई है आपकी 23। कितनी एलोकेट करोगे, मिनिमम वाली यानी कि 16। ये एलोकेशन करनी तो मैंने पहले ही सिखाई है। यहाँ पे एलोकेशन हो जाएगी 16। ठीक है, ये 16 कट गया, यानी कि ये पूरी लाइन ही कट जाएगी, है ना। बट यहाँ पे 23 माइनस 16 कर देंगे, क्योंकि 16 आपने एलोकेट कर दिया है, तो बचा कितना आपके पास 7, नॉर्मल था। नेक्स्ट अब फिर से वही स्टेप रिपीट करो। इस रो की पेनल्टी निकालो। 13 माइनस 15 कितना आ जाएगा 2। वेट अ मिनट, मेरा पेन चल नहीं रहा है। कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 आ जाएगी पेनल्टी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट रो कौन सी है हमारे पास, ये रो है। अब इसमें भी लीस्ट कॉस्ट है 2, उससे हायर है 7, तो पेनल्टी कितनी आ जाएगी आपके पास 5 पेनल्टी आ जाएगी। ठीक है, सिंपल था। ये देखो 5 पेनल्टी आ जाएगी। अब ये रो तो कट गई हुई है। अब कॉलम की पेनल्टीज पे आ जाओ। यही 2 बचे हैं, है ना, ऐसे 2 ही बचे, तो इनका ही डिफरेंस सीखना पड़ेगा। 13 माइनस 7 6 आ जाएगा। नेक्स्ट 15 माइनस 11 4। नेक्स्ट 16 माइनस 2 14। दोनों पेनल्टीज आपने अब लिख ली। पहले वाली पेनल्टीज को भूल जाओ, ठीक है। चाहे तो आप इसे पेंसिल से कट कर लेना, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाओ आप। अब ये जो गिवन पेनल्टीज है, इनमें से सबसे मैक्सिमम पेनल्टी हमें देखनी है। कौन सी है मैक्सिमम पेनल्टी 14 है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग लीस्ट कॉस्ट देखनी है, तो कौन सी है 16 और 2 में से 2 है, तो अब इसके ऊपर एलोकेशन होगी। सिंपल था। अब 2 के ऊपर एलोकेशन कैसे होगी, 12 डिमांड है, 12 सप्लाई है और 7 डिमांड है, तो कितनी आप एलोकेशन करोगे 7 करोगे। 7 कट जाएगा फिर आपका, है ना, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। और यहाँ पे आपके 12 में से 7 गए, तो कितना आपके पास बचेगी 5 बची। ठीक है, अब फिर से पेनल्टीज बना लो। इस रो में पेनल्टी आपको सबसे पहले देखनी है। इस रो में पेनल्टी आपकी क्या आ रही है 15 माइनस 13 2 आ रही है आपकी पेनल्टी, लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इस रो में पेनल्टी कितनी आ रही है 11 माइनस 7 4, लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी इस कॉलम में पेनल्टी कितनी आ रही है और इस कॉलम में पेनल्टी कितनी आ रही है 6 एंड 4। अब हाईएस्ट पेनल्टी आपकी कौन सी है 6 4 4 एंड 2। 6 है ऑफ कोर्स। अब 6 के कॉरस्पॉन्डिंग लीस्ट कॉस्ट कौन सी है 7, तो अब 7 के ऊपर एलोकेशन होगी। कितनी एलोकेशन होगी 7 के ऊपर 5 इसकी सप्लाई है और डिमांड है इसकी 14, तो 5 एलोकेशन हो सकती है ना। 5 एलोकेशन करके ये कट कर देंगे हम, ये 5 कट जाएगा। 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा 9।
अगर बेटा आपको ये एलोकेशन करनी नहीं ना आती तो वो आपको पिछली वीडियो जाके देखनी पड़ेगी। मैं आपको सिखा रही हूँ कि वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में आप ये कैसे देखना कि कौन से वाले सेल पे पहले एलोकेशन करें। ठीक है, एलोकेशन करनी तो सेम ही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, बट हर मेथड में आपको ये डिफरेंस है कि पहले कौन से वाले सेल पे एलोकेशन करें। ठीक है, अब हमें निकालना अपना नेक्स्ट पेनल्टी। इस रो की पेनल्टी निकालेंगे अब हम। 13 - 15 कितना आ जाएगा? 2। फाइन। नेक्स्ट हम कॉलम की पेनल्टी निकालेंगे। कॉलम में सिर्फ यही एक एक बचे हैं तो यही आ जाएंगे 13 और 15। तो 13 और 15 कॉलम की पेनल्टी आ गई 13 और 15। हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है? 15 ऑफ कोर्स, ये वाली हाईएस्ट पेनल्टी है। अब यहाँ पे एलोकेशन कितनी हो सकती है? हमारे पास 8 यहाँ पे सप्लाई है, 15 के ऊपर हमारे पास 8 यहाँ पे हमारे पास डिमांड है और सप्लाई कितनी है? 17। तो कितनी एलोकेशन हो पाएगी? 8 और 8 कट जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका? 17 - 8 9। अगर आपको ये ऊपर नीचे लिखे में कन्फ्यूजन हो रही है ना तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे सही तरीके से लिख सकते हो। इधर आप अपनी सप्लाई और इधर आप डिमांड लिख के कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास यही सेल बचा है तो इसके ऊपर कितनी एलोकेशन हो जाएगी? 9 और 9। सिंपल था क्वेश्चन और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल। अब आपको अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेनी है जैसे निकलती है। 13 × 9 प्लस 13 × 9 प्लस 7 × 5 प्लस 15 × 8 प्लस 2 × 7 प्लस 19 × 6 आपकी निकल जाएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नेक्स्ट एक और समय मेरे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड का ही, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको बस कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ। अब देखो, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? चेक करना है कि बैलेंस्ड है कि नहीं है। अब सप्लाई का टोटल करो ज़रा। 20 + 70 + 25 कितना आ रहा है? 115 आ रहा है। और वहीं आप डिमांड का करो तो 65, 30 और 50 कितना आ रहा है? 145 आ रहा है। तो 115 - 145 30 का आपको डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे अगर 30 हो तो मेरा ये भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 इंट्रोड्यूस कर दिया और उसकी कॉस्ट कितनी आ गई? 0। मैंने आपको बताया डमी कैसे इंट्रोड्यूस करनी है, वैसे इसमें डमी इंट्रोड्यूस करेंगे और आपको वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से इसे सॉल्व कर लेना है। और यहाँ पे हमारा इनिशियल बेसिक फीजिएबल सॉल्यूशन के जो 4 मेथड हैं वो चारों के चारों हमारे ख़त्म हो जाते हैं। अब आपका काम है, एक और होमवर्क है आपका, ये जो क्वेश्चन आपने किया ना ये 4 मेथड से किया था ना, इसमें 5th मेथड भी ऐड कर लो आप यहाँ पे। इसे आपको अभी वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करना है। अभी वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। आपने इनिशियल बेसिक फीजिएबल सॉल्यूशन बनाने सीख लिए। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि जो आपने सॉल्यूशन बनाए हैं वो आपके ऑप्टिमल हैं कि नहीं है। तो वो कैसे चेक करते हैं? हमारे पास उसके 2 मेथड है, एक है मोदी मेथड और एक है स्टेपिंग स्टोन मेथड। हम पहले चलेंगे मोदी मेथड। मोदी मेथड आ गया तो स्टेपिंग स्टोन तो अपने आप ही आ जाएगा, बहुत ही सिंपल मेथड है। सबसे पहले हम करते हैं अपना मोदी मेथड से सॉल्यूशन। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट मॉड्यूल की इलस्ट्रेशंस पे लेके जाती हूँ, वहाँ से हम सॉल्यूशन करना सीखेंगे। ठीक है, पहले इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर उसकी ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे। तो आप भी अपना मॉड्यूल खोल लो। यहाँ पे हमारे पास उसके कुछ स्टेप्स हैं, ये आप खुद से रीड कर सकते हो। मैं तो आपको डायरेक्ट सम से बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने मॉड्यूल पर। अब ये हमें दे रखी है हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 18। इसे हम पहले इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, प्रॉपर सॉल्व करेंगे, देन इसकी ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे। इससे आपको मोदी मेथड आ जाएगा। ठीक है, और हमारा वैम भी रिवाइज हो जाएगा। क्या बोला है? द कॉस्ट कॉन्शियस कंपनी रिक्वायर्स फॉर द नेक्स्ट मंथ 300, 260 and 180 tons of stone chips for its 3 constructions C1, C2, C3 respectively। ठीक है, हमारे पास एक कंपनी है, उसे रिक्वायरमेंट कितनी है नेक्स्ट मंथ? 300, 260, 180 टन ऑफ स्टोन चिप्स ऑफ इट्स 3 कंस्ट्रक्शन C1, C2 एंड C3। ये C1, C2 एंड C3 कंस्ट्रक्ट करना चाहती है, जिसके लिए उसे C1 की 300 चिप्स की रिक्वायरमेंट है, C2 के लिए 260 चिप्स की रिक्वायरमेंट है एंड C3 के लिए 180 टन चिप्स की रिक्वायरमेंट है। Stone chips are produced by the company at 3 mineral fields taken on short lease by the company। ठीक है, हमें ये डिमांड मिल गई हमारी। ये देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बना के रखा हुआ है। डिमांड मिल गई ना C1, C2 एंड C3। इसको डिमांड कितनी चाहिए? 300, 260 एंड 180। डिमांड हमने लिख ली।
अब नेक्स्ट हमें देखना है सप्लाई कहाँ पे दे रखी है। ऑल द अवेलेबल बोल्डर्स मस्ट बी क्रस्ड इनटू चिप्स, एनी एक्सेस चिप्स डिमांडेड साइज E1 विल बी सॉलिड। ये वो पूरी कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल दे रखी है, ये हमारे काम की नहीं है, हमें तो अपनी देखनी है नेक्स्ट सप्लाई कहाँ पे दी है। द फील्ड्स आर M1, M2 एंड M3 विच विल यील्ड 250, 320, 280 टन्स ऑफ स्टोन चिप्स रिस्पेक्टिवली। ये है हमारे पास वेयर हाउसेज या जिसे हम कह सकते हैं जो हमें सप्लाई करेंगे M1, M2 एंड M3, जिनकी सप्लाई है सिर्फ 250, 320 एंड 280। यहाँ पे हमने M1, M2, M3 लिख लिया एंड उनकी सप्लाई भी लिख ली। हमारा यहाँ पे टेबल बन गया। अब हमें देखनी है हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें कहाँ पे दे रखी है, बीच वाली, बीच में भी तो लिखना है ना चीज़ें, तो वो हमें ये दे रखी है। तो ये वैसे का वैसा हमने उतार लिया और ये हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन टेबल बन चुका है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। Determine the optimal economic transportation plan for the company and overall transportation cost. What are the quantities to be sold from M1, M2 and M3 respectively? आपको optimal transportation solution बनाना है और बाद में आपको बताना है कि M1, M2 और M3 कितनी quantities सोल्ड करेगा आपको। ठीक है, बनाते हैं optimal solution। कैसे बनेगा, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन टेबल बन गया। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको चेक करना है कि हमारा ये जो टेबल है ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। कैसे चेक होता है, आपको डिमांड और सप्लाई का टोटल लेना है। सप्लाई कितनी है 250, 320 एंड 280, टोटल हो गए तो आपके पास आता है 850। ये देखो यहाँ पे आ गया 850 और अगर आप यहाँ पे टोटल लोगे इसका तो आएगा 300 प्लस 260 प्लस 180, कितना आ गया 740। इक्वल नहीं है, अनबैलेंस्ड सॉल्यूशन है, बैलेंस्ड करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे कम है ना 740 माइनस 850, कितना कम है 110। यहाँ पे हमें 110 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 110 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा ना, तो हमारा यहाँ पे 850 इक्वल हो जाएगा। फिर तो इसकी कॉस्ट क्या चाहिए 0 0, डमी इंट्रोड्यूस की है हमने, बाकी उतार दो वैसे का वैसे ही। 300, 260, 180, 250, 320, 280 एंड बीच वाले तो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। 857, 745, 695, 857, 745, 695। ठीक है, ये उतारते टाइम बहुत ध्यान रखना, बहुत बार गलती होती है कि उतारते टाइम कुछ नंबर कई बार 6 9 उतारा जाता है, पूरा सम गलत हो जाता है। ठीक है, तो एक बार उतार के एक बार फिर से एक बार चेक कर लेना आपने सही उतारा है कि नहीं उतारा है। ठीक है, अब ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन टेबल बन चुका है। अब हम इसे सॉल्व करना है वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से। आप चाहो तो इसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट आई सजेस्ट आपको वैम से करना चाहिए, क्योंकि जब आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से करोगे ना तो आप देखोगे कि आपका मोदी 4-5 पेजेस का चला जाएगा और आपको 2 घंटे तो वो इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने में ही लग जाएंगे। अगर वही आप वैम से करोगे ना तो क्या पता आपका फर्स्ट टाइम में ही ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाए। तो इसलिए हम वैम से करेंगे, क्योंकि वैम से नियर अबाउट ऑप्टिमल सोल्यूशन आता है हमारा। तो हमें सबसे पहले अभी क्या करना है, वैम में हमें पेनल्टीज लिखनी होती है, रो पेनल्टीज एंड कॉलम पेनल्टीज। रो पेनल्टी कैसे निकलेगी, रो में से 2 लीस्ट कॉस्ट सेल लो, सबसे छोटा है 0 एंड उससे बड़ा है हमारे पास 6, 6 माइनस 0 6 ही आ जाएगी पेनल्टी। तो इस केस में 0 माइनस 4 4, 0 माइनस 5 5। कॉलम पेनल्टीज अब हमें लिखनी है, लीस्ट कॉस्ट है 5 और उससे बढ़िया 7, 7 माइनस 5 2, देन यहाँ पे है हमारे पास 4 एंड 5 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 6 एंड 5 1 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। सबसे मैक्सिमम पेनल्टी अब हमें देखनी है 2 1 1 0 5 4 6, मैक्सिमम कौन सी है 6। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लीस्ट कॉस्ट सेल देखना है, दैट इज 0। यहाँ पे कितनी अब एलोकेशन हो सकती है, 110 और 250 में से मिनिमम वाला लेंगे, 110 एलोकेशन हो सकती है। तो 110 खत्म हो जाएगा हमारा और यहाँ पे कितना हमारे पास बच जाएगा 250 माइनस 110 140। नेक्स्ट फिर से पेनल्टीज निकालेंगे हम आगे, यहाँ से 6 माइनस 7 1, देन 4 माइनस 5 1, देन 5 माइनस 5 0, ऐसे हमारी पेनल्टीज आ जाएंगी।
नेक्स्ट कॉलम पेनल्टी निकालनी है। अब यहाँ पे 5 थे ना, कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं 5 - 7 कर देते हैं। नहीं, आपका लीस्ट कॉस्ट सेल एक 5 है और नेक्स्ट है 5, तो 5 - 5 0 हो गया। नेक्स्ट अब कॉलम पेनल्टीज देखेंगे हम, तो कॉलम पेनल्टीज वही सेम आने वाली है, 2, 1 एंड 1 आने वाली है। मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है हमारी, अब ये है मैक्सिमम पेनल्टी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लीस्ट कॉस्ट सेल है 5। इस पे अब एलोकेशन होगी, कितनी एलोकेशन होगी 300 और 320, कितनी हो जाएगी 300, ठीक है 300 एलोकेशन हो जाएगी, 300 कट जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास बचेगा 20, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ फिर से पेनल्टीज के लिए, 7 - 6 1, 9 - 4 5, 5 - 5 0 एंड यहाँ पे 1 एंड 1 ही रहेगा। मैक्सिमम पेनल्टी है 5, लीस्ट कॉस्ट सेल है 4, इस पे एलोकेशन कितनी हो जाएगी 260 है, हाँ ये 260 और 20, कितनी एलोकेशन हो जाएगी 20 की, 20 हमारा खत्म। यहाँ पे कितना बचा 260 - 20, 240 बचा। ओके सिंपल था। नेक्स्ट आ जाओ फिर से 7 - 6 1, 5 - 5 0 एंड यहाँ से अगर आप देखोगे तो 7 - 4 7 - 5 2 एंड यहाँ से 6 - 5 1। मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है 2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लीस्ट कॉस्ट सेल कौन सा है 5। अब इस पे एलोकेशन होगी, कितनी होगी 240 है 280, 240 होगी। यहाँ पे एलोकेशन हम करेंगे 240 एंड यहाँ पे कितना बच जाएगा 40, सिंपल। अब फिर से यहाँ पे पेनल्टी है 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। मैक्सिमम कहाँ पे है 6 पे, 6 पे एलोकेशन कितनी होगी हमारी 140 और 180, 140 होगी विच एवर इज लोअर, 140 यहाँ पे एलोकेशन हो गई एंड यहाँ पे लेफ्ट बचा हमारे पास 40 एंड अब 5 बचा सिर्फ। अब 5 के ऊपर कितनी एलोकेशन होगी 40 और 40, मतलब हमारा आंसर भी सही है। जिससे अभी ये नहीं ना समझ आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ, मैंने बस ये सब निकलवा के दिया है। मैं पिछली क्लास अभी थोड़ी देर पहले आपको वैम अच्छे से एक्सप्लेन किया है, 2 सम करवा दिए मैंने आपको वैम के प्रॉपरली, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। एंड एलोकेशन तो पिछली क्लास से सॉल्व होती आ रही है, वैम में तो हमें बस यही देखना था कि इस बार एलोकेशन हम करें कौन से सेल पर, बाकी एलोकेशन करना तो सेम ही प्रोसेस है सारा। और ये हमारा हो गया इनिशियल बेसिक फीजिएबल सॉल्यूशन। एक बार इसे साफ साफ नीचे लिख लेते हैं, हमारा इनिशियल बेसिक फीजिएबल सॉल्यूशन क्या आया है। आप भी बना लो मेरे साथ, अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो फटाफट ये टेबल प्रिपेयर कर लो। C1 C2 C3 डमी एंड यहाँ पे था हमारे पास सप्लाई, देन M1 M2 M3 एंड यहाँ पे था हमारे पास डिमांड। आपको विजिबल होगा मे बी क्वेश्चन, यस। डिमांड कितनी है हमारे पास 300 260 180 एंड यहाँ पे 110 थी। सप्लाई थी 250 320 एंड 280, तो ये हमारा मैच कर गया था 850 एंड 850। बीच में क्या है हमारे पास 8 5 7 7 4 5 6 9 5 0 0 0। अब बस जो हमने एलोकेशन की है ना वो यहाँ पे लिख दो। फर्स्ट रो में हमने 2 एलोकेशन की है 6 एंड 0 पे। 6 पे की है हमने 140 एंड 0 पे की है हमने 110। सेकेंड रो में यहाँ पे की है 300 एलोकेशन एंड यहाँ पे की है 20 एलोकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे की है 240 एलोकेशन एंड यहाँ पे की है 40 एलोकेशन। बस सारी एलोकेशन हमने कर ली। ऐसे ना सम सॉल्व करने के बाद ऐसे साफ साफ आपको एलोकेशन बता देनी है ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो, उसका टाइम ना वेस्ट हो, तो अच्छे मार्क्स देगा वो आपको फिर। ठीक है, ये हमारी अब एलोकेशन होगी। ये हमारा निकल गया इनिशियल बेसिक फीजिएबल सॉल्यूशन। इनिशियल
बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब हमें इसकी ऑप्टिमैलिटी चेक करनी है कि ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला है क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं है। तो ये ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, मोदी एंड स्टेपिंग स्टोन। हम इस बार कौन सा मेथड अप्लाई करके देखने वाले हैं अपना, मोदी मेथड से हम आपकी ऑप्टिमैलिटी अभी चेक करने वाले हैं। हमने ये जो सॉल्यूशन निकाला है ना इसकी ऑप्टिमैलिटी हम मोदी मेथड से चेक करने वाले हैं। तो आ जाओ एक बार, जो मैंने आपको पीडीएफ जो दिया ना वहाँ पे ये सब लिख के रखा हुआ है मैंने पीडीएफ में, प्रोसेस मोदी मेथड का क्या है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, फाइंड यूआई एंड वीजे फॉर द रोज एंड कॉलम्स। आपको रोज एंड कॉलम्स के लिए यूआई एंड वीजे निकालना है। रोज क्या होती हैं, ऐसे रोज होती हैं। कॉलम्स क्या होती हैं, ऐसे कॉलम्स होती हैं। रोज के लिए आपको निकालना है यूआई एंड कॉलम्स के लिए आपको निकालना है वीजे। फाइंड आउट करना है आपको। ये देखो अपने सॉल्यूशन पे वापस आओ। रोज के लिए आपको निकालना है यूआई, U1, U2, U3। कॉलम्स के लिए आपको क्या निकालना है, वीजे, V1, V2, V3, V4। ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, आपको इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका मोदी मेथड में आपको ये लिखने हैं और इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब इनकी वैल्यूज़ निकलेंगी कैसे, assign 0 to U1 or VJ where maximum number of allocation in a row or column respectively। अब आपको देखना है आपकी ये जो रोज और कॉलम्स हैं, ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं, इसमें जो आपकी मैक्सिमम एलोकेशन हुई है ना। अब देखो आप फर्स्ट रो में देखो तो 2 एलोकेशन हुई है, सेकंड रो में देखो 2 एलोकेशन हुई है, थर्ड रो में देखो 2 एलोकेशन हुई है, फर्स्ट कॉलम में देखो 1 एलोकेशन हुई है, सेकंड कॉलम में देखो 2 एलोकेशन हुई है, थर्ड कॉलम में देखो 2 एलोकेशन हुई है एंड फोर्थ कॉलम में देखो 1 एलोकेशन हुई है। अगर सोचो फर्स्ट रो में हुई होती 3 एलोकेशन, तो पूरे मैट्रिक्स में पूरी रोज एंड कॉलम्स में से कौन सी रो में सबसे ज़्यादा एलोकेशन हुई है, फर्स्ट रो में फिर 3 एलोकेशन हुई होती, तो हम U1 को फिर ले लेते 0। समझे, यहाँ पे अगर कोई एलोकेशन हमें दी होती तो फर्स्ट रो में 3 एलोकेशन आ जानी थी हमारे पास, मैक्सिमम एलोकेशन। तो जहाँ पे जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम एलोकेशन हो उसकी वैल्यू को आपको 0 लेना है, फिर हम U1 को 0 ले लेते है ना। बट अभी हमें मैक्सिमम एलोकेशन कितनी दे रखी हैं, 2 दे रखी हैं मैक्सिमम एलोकेशन। मतलब फर्स्ट रो में 2 है, सेकंड रो में 2 है, थर्ड रो में 2 है एंड कॉलम में भी मैक्सिमम एलोकेशन 2 ही है। तो इस केस में हम फर्स्ट रो को ले लेंगे 0। U1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। ठीक है, समझ आया। पहला स्टेप क्या है मोदी मेथड में, आपको रोज के लिए U लिखने हैं एंड कॉलम्स के लिए V लिखने हैं। जितनी रोज उतने आ जाएंगे, U1, U2, U3, U4, U5, U6 जितने आ सकते हैं, और उसी तरह से आपको कॉलम्स के लिए V लिख देने हैं। अब इनकी आपको निकालनी है वैल्यूज़। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ अब कैसे निकलती है, सबसे पहले आपको किसी भी U या V को 0 अमाउंट देनी है। अब वो कैसे देखेंगे कि कौन से U या V को 0 अमाउंट देनी है, जहाँ पे जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम एलोकेशन होगी उस रो या कॉलम को हमें वैल्यू क्या देनी है, 0। अभी बाकी U एंड V की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी U एंड V की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, Cij इक्वल्स टू UI प्लस VJ। यहाँ पे लिख लो Cij इक्वल्स टू UI प्लस VJ। ये फॉर्मूला यूज करके आपको अपने बाकी U's एंड V's की वैल्यू निकाल लेनी है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, Cij इक्वल्स टू UI प्लस VJ। अब ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है अपने सारे ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। ठीक है, अपने नोट्स में ना हाईलाइट करते जाना, ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये देखो, ये फॉर्मूला जो आपको अप्लाई करना है, ये आपको करना है अप्लाई ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। ठीक है, ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो आपके पास ऑक्यूपाइड सेल कौन से, फर्स्ट रो में आपके पास ऑक्यूपाइड सेल है 2, कौन से, ये वाला एंड ये वाला। ठीक है, ऑक्यूपाइड सेल मतलब जिसके ऊपर आपने एलोकेशन की है। फर्स्ट रो में मेरे पास 2 सेल हैं ऑक्यूपाइड वाले, M1C3 एंड M1D।
ठीक है, ये मैंने नाम कैसे दिया, देखो ये जो सेल है कौन सी रो के ऊपर है, M1 के ऊपर, कौन सी कॉलम के ऊपर है, C3 के ऊपर, तो इसका नाम आ जाता है M1C3। ऐसे हम नेम देते हैं अपने सेल्स को। इस सेल का नेम क्या है, M1C3। अब आपको हर ऑक्यूपाइड सेल के ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हमारे पास अपना फर्स्ट ऑक्यूपाइड सेल है 6, ठीक है, क्या है ये, M1C3, ये हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल है, इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगाना। अब CIJ का मतलब क्या होता है, CIJ मतलब जो आपके पास ये जो सेल है ना, IJ मतलब जो सेल है, जो ये जो सेल आया है ना आपको, इसकी C मतलब कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है 6 इक्वल्स टू UI मतलब U1, ये 6 के ऊपर U1 है ना, U1 की वैल्यू क्या है, ये देखो ऐसे लिखो U1 प्लस इसके ऊपर V कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, V3। तो आपके पास 6 इक्वल्स टू U1 की आपको वैल्यू पता है 0 प्लस V3, तो V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 0 एंड V3 इक्वल्स टू 6। ऐसे आपको वैल्यूज निकालनी है। फिर से बताती हूँ, नेक्स्ट जिसको नहीं समझ आया, नेक्स्ट ऑक्यूपाइड सेल हमारे पास कौन सा है, M1 एंड D है ना, ये वाला है ना ऑक्यूपाइड सेल, इसकी रो कौन सी आ रही है, M1, कॉलम में कौन सी आ रहा है, D में, M1D इसका नेम है। फॉर्मूला क्या है, CIJ। इस सेल की कॉस्ट क्या है 0 इक्वल UI मतलब कौन सा U आ रहा है इसके सामने, U1 आ रहा है, U1 प्लस कौन सा V आ रहा है, V4, 0 प्लस U1 क्या है, सॉरी 0 इक्वल्स टू U1 क्या है 0 प्लस V4, V4 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0, ठीक है। V3 की वैल्यू क्या आई 6 एंड V4 की वैल्यू क्या आई 0। ऐसे आपको सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेल कौन सा आता है ऑक्यूपाइड सेल, ये वाला। अब इसका नेम क्या है M2C1, M2C1। अब इसकी कॉस्ट क्या है 5 इक्वल्स टू U कौन सा आ रहा है इसके ऊपर U2 प्लस V कौन सा आ रहा है V1, 5 इक्वल्स टू, ना मेरे पास U2 की वैल्यू है ना ही मेरे पास V1 की वैल्यू है, ठीक है, इसे फिर यहीं पे रोक दो। नेक्स्ट सेल कौन सा ऑक्यूपाइड वाला, ये वाला M2C2, कॉस्ट क्या है इसकी 4 इक्वल्स टू U कौन सा आ रहा है U2 प्लस V कौन सा आ रहा है इसके ऊपर V2, ना मेरे पास U2 की वैल्यू है ना मेरे पास V2 की वैल्यू है, इसे यहीं पे रोक दो। नेक्स्ट ऑक्यूपाइड सेल कौन सा आ रहा है मेरे पास, ये वाला M3C2, कॉस्ट क्या है 5 इक्वल्स टू U कौन सा आ रहा है इसके ऊपर U3 प्लस V कौन सा आ रहा है V2, दोनों की वैल्यू नहीं है मेरे पास, यहीं पे रोक दो इसे भी। नेक्स्ट हमारा सेल आ रहा है दिस वन M3 एंड C3, कॉस्ट क्या है 5, U कौन सा आ रहा है इसके ऊपर U3 प्लस V कौन सा आ रहा है V3। अब मेरे पास U3 की तो वैल्यू नहीं है बट V3 की वैल्यू है, दैट इज 6, तो ये 6 पुट कर लेंगे, तो हमारी U3 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 यहीं रहेगा, U3 यहीं रहेगा, 6 इधर चला जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 6, तो U3 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक है। U3 की वैल्यू लिख दो -1। अब देखो यहाँ पे कहीं पे U3 यूज हुआ है, हाँ यहाँ पे U3 यूज हुआ है, हमें U3 की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ पे पुट करते हैं U3 की वैल्यू, 5 इक्वल्स U3 की वैल्यू है -1 प्लस V2। अब V2 की तो वैल्यू हमें नहीं पता है, अभी V2 को यहीं पे रहने दो जहाँ पे है वो, है ना, 5 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, ये -1 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6, है ना। ये तो नॉर्मल मैथमेटिकल इक्वेशन से सबको ही सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। V2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। नेक्स्ट, अब कहीं पे V2 यूज हुआ है, यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ से हम अपनी U2 की वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे, है ना। 4 इक्वल्स टू U2 नहीं पता मुझे प्लस V2 कितना है 6, U2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 6 इधर चला जाएगा -6, तो कितना आ जाएगा
u2 इक्वल्स टू -2। कितना आ गया, u2 -2 आ गया, यहाँ पे लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट अब इसकी वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं। u2 है, u2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -2 प्लस v1 की वैल्यू नहीं पता है तो v1 की वैल्यू अब निकाल लेंगे हम। v1 अपनी जगह पे रहेगा, 5 भी अपनी जगह पे रहेगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। v1 की वैल्यू आ जाएगी 7। v1 की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 7। ठीक है, सारे u एंड v की वैल्यू निकल गई। ये हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। यहाँ पे क्या था हमारे पास, हमारा फर्स्ट स्टेप, हमें सबसे पहले u एंड v लिखने थे। रोज के लिए हमने u लिखे, u1, u2, u3। कॉलम के लिए हमने v लिखे, v1, v2, v3 एंड v4। अब इसके बाद हमें इन u's की एंड v's की वैल्यू निकालनी थी। तो वो वैल्यू कैसे निकलती है, सबसे पहले आपको जिस भी रो या कॉलम में आपकी मैक्सिमम एलोकेशंस हैं उस u या v को आपको 0 वैल्यू देनी है। यहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन 2 थी और वो बहुत ज़्यादा रोज एंड बहुत ज़्यादा कॉलम्स में आ रही थी, तो हमने फर्स्ट रो में u1 की वैल्यू 0 दे दी। आपकी मर्जी, जैसे मर्जी दो, बेटर यही रहेगा आप फर्स्ट वाले को दे दो। ठीक है, उसके बाद इस एक की वैल्यू तो 0 आ गई। उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना था Cij इक्वल्स टू ui प्लस vj। ये फॉर्मूला आपको ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए अप्लाई करना है। ऑक्यूपाइड सेल पर ये फॉर्मूला लगा के आप अपने सारे ui एंड vj की वैल्यू निकाल सकते हो। और उसी तरह से हमने वैल्यूज निकाल के लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप देखो हमारा क्या है। अब हमारे पास ui एंड vj की वैल्यू आ गई। अब हमें ऑक्यूपाइड सेल के ऊपर काम किया, अब हमें जाना है अपने अनऑक्यूपाइड सेल्स के ऊपर। अब अनऑक्यूपाइड सेल्स के ऊपर हमें फॉर्मूला लगाना है dij इक्वल्स टू Cij माइनस ui प्लस vj। किसके ऊपर ये फॉर्मूला लगाना है, अनऑक्यूपाइड सेल के ऊपर। देखो पहले हमने ऑक्यूपाइड सेल के ऊपर ये फॉर्मूला लगाया और इतनी वैल्यू निकल गई। अब हम खेलेंगे अनऑक्यूपाइड सेल्स के साथ। ठीक है, एक एक करके दोनों सेल्स के साथ खेलते हैं। ऑक्यूपाइड के साथ तो हम खेल लिए, अब बारी है अनऑक्यूपाइड सेल की। तो अनऑक्यूपाइड सेल के लिए दूसरा फॉर्मूला है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, मैं ये वाला टेबल दोबारा उधर उतारने लगी हूँ ताकि मेरे को बार बार पीछे ना करना पड़े। ठीक है, अब ये मैंने अपना नेक्स्ट पेज पे टेबल उतार लिया, जैसा हमारे पास पीछे था वैसे का वैसे मैंने टेबल आगे उतार लिया ताकि अब मुझे ये सम करने में आसानी हो, बार बार पीछे ना करना पड़े। ठीक है, अब देखो मैंने ऑक्यूपाइड सेल के साथ सब कर लिया। अब अनऑक्यूपाइड सेल की बारी है। कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले अनऑक्यूपाइड सेल पे, ये वाला dij इक्वल्स टू Cij माइनस ui प्लस vj। ये अनऑक्यूपाइड सेल्स के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। अब dij मतलब जैसे हम यहाँ पे सेल्स का नाम लिख रहे थे ना, m1c3, m1d, m2c1, ये वही है। dij मतलब सेल्स का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। और उसके बाद Cij मतलब कॉस्ट होता है, ui मतलब जो आपकी u की वैल्यू है, और vj मतलब जो आपकी v की वैल्यू है। बस अब इस फॉर्मूला के अंदर सारा अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए अप्लाई कर देंगे। अनऑक्यूपाइड सेल फर्स्ट है मेरे पास, ये इसका नेम क्या है, m1c1। m1c1 इक्वल्स टू Cij, इसकी कॉस्ट कितनी है 8, माइनस इसके u की वैल्यू क्या है 0 एंड v की वैल्यू क्या है 7। इसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास अनऑक्यूपाइड सेल m1c2, कॉस्ट है 7 माइनस u की वैल्यू क्या है 0 प्लस v की वैल्यू क्या है 6। इसे भी सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल इसमें तो नहीं है, इसमें आ जाओ, ये रहा हमारे पास अनऑक्यूपाइड सेल। इसकी नेम क्या है m2c3। m2c3 कॉस्ट कितनी है 9 माइनस ui क्या है इसका -2 प्लस v क्या है इसका 6। नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल है हमारे पास m2d, कॉस्ट है 0 माइनस u कितना है इसका -2 प्लस v कितना है इसका 0। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल है हमारे पास ये m3c1, कॉस्ट है 7, u कितना है इसका -1 प्लस v कितना है 7। बस आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और पुट करते जाओ वैल्यूज। नेक्स्ट ये लास्ट बचा m3d, कॉस्ट है 0, u है इसका -1 और v है इसका 0। बस अब इसे सॉल्व कर लो, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। 8 माइनस 7 प्लस 0 7
1 आ जाएगा। 7 माइनस 6, 9 माइनस प्लस माइनस, ये छोटे बच्चों वाला मैथ्स है, माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ये सब आपको पता ही होगा। तो माइनस प्लस माइनस होता है 6 माइनस 2 4, 0 माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 7 माइनस माइनस प्लस माइनस, 7 माइनस 1 6, 0 माइनस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 1 माइनस 0 1 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो क्या आंसर आया आपका? यहाँ पे 1, 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 6 1, 9 माइनस 4 5, 0 प्लस 2 2, 7 माइनस 6 1, 0 प्लस 1 1। ये आपके आए DIJs की आपकी वैल्यू। ठीक है, ये जो प्लस माइनस, क्या प्लीज़ में से कोई ये मत पूछना मैम मेरे को प्लस माइनस ये नहीं करना आता, बट ये छोटे बच्चों वाला होता है ये सब चीज़ें, ये तो मैं आपको अब नहीं सिखा सकती हूँ, है ना। तो ये आपकी DIJs की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो, चेक द साइन ऑफ DIJ। अब आपकी ये जो DIJ की वैल्यू आई है ना, ये आपको 3 चीज़ें इंटरप्रेट करके बताती हैं। कौन सी 3 चीज़ें बताती हैं आपको? इफ़ DIJ इज ग्रेटर देन 0 देन करंट बेसिक फीजिएबल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड स्टॉप दिस प्रोसीजर। या तो आपके DIJ की वैल्यू प्लस में आएगी, पॉजिटिव में, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगी, या तो आपकी DIJ की वैल्यू आएगी 0, या तो आपके DIJ की वैल्यू आएगी नेगेटिव में, मतलब लेस देन 0। 3 वैल्यूज आ सकती है ना, इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 यानी प्लस में, एंड लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव में। ये 3 तरह की वैल्यूज आ सकती हैं। अगर आपके DIJ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है, दैट इज पॉजिटिव में आई है, तो उस केस में जो आपका करंट बेसिक फीजिएबल सॉल्यूशन, ये जो आपने सॉल्यूशन निकाला था ना, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपका ऑप्टिमल, आपने पहली बार में सही सॉल्यूशन निकाला, वेल एंड गुड। ठीक है, बट अगर आपके DIJ की वैल्यू 0 आ जाती है, दैट मीन्स कि आपके DIJ को, जो आपने ये वाली एलोकेशंस की है ना, दूसरी एलोकेशन भी हो सकती थी इसकी जगह पे, बट आपकी फिर भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेम ही रहनी थी। चाहे दूसरी एलोकेशन कर लो बट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेम रहनी थी, तो दोबारा सॉल्यूशन निकालने का कोई मतलब है? यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है जो हमने निकाला है, तो इस केस में भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके DIJ की वैल्यू नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0 आ गई, मतलब आपने ये जो अपना इनिशियल बेसिक फीजिएबल सॉल्यूशन निकाला है, ये ऑप्टिमल नहीं है। इससे एक अच्छा बेटर सॉल्यूशन निकल सकता था जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आती, तो उस केस में आपको फर्दर एक न्यू सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे वो हम आगे समझेंगे। बट अगर मेरे DIJs की सारी वैल्यू 0 या ग्रेटर देन 0 आ गई है, मतलब ये ही सॉल्यूशन हमारा सही है, बेसिक इनिशियल फीजिएबल सॉल्यूशन ही हमारा सही है। ठीक है, अगर हमारी नेगेटिव में आती है तो वो फर्दर स्टेप्स नीचे दे रखे हैं, ये वाले हम अपने नेक्स्ट सम में करेंगे, क्योंकि इस सम में तो मेरे DIJs की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है, मतलब मेरा ये जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल गया, यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल गया। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट चीज़ क्या पूछी थी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछा था, वो तो हमने बना लिया। नेक्स्ट पूछा था व्हाट आर द क्वांटिटीज टू बी सोल्ड फ्रॉम M1 M2 एंड M3। ठीक है, M1 M2 एंड M3 से कितनी क्वांटिटीज सोल्ड की जाएंगी वो निकालो। पहले कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिख ले जरा एक बार, यहीं पे लिख लेते हैं नीचे, है ना। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये देखो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या आएगी, 6 इंटू 140 प्लस 0 इंटू 110 प्लस 5 इंटू 300 प्लस 4 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 240 प्लस 5 इंटू 40, और यहाँ पे आपको निकाल लेना है अपना सॉल्यूशन। 140
अच्छा, मैं आपको एक मैथ ट्रिक बताती हूँ कैलकुलेटर की। वैसे तो बच्चों को ये आती होती है, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ जिसको नहीं आती है। देखो इतना बड़ा है, आप अब क्या एक एक चीज़ मल्टीप्लाई करके लिखोगे फिर उसे प्लस करोगे, ऐसे बहुत टाइम जाएगा। तो इसकी एक ट्रिक आती है, आपके कैलकुलेटर में एक MRC वाला बटन आता है, इसका यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। कैसे? MRC सबसे पहले प्लस करना है आपको, ठीक है। MRC क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, 6 × 140 इक्वल्स टू, मेरे साथ साथ करो, फिर से करते हैं एक बार। MRC प्रेस किया, ठीक है। अब आपको करना है 6 × 140 इक्वल्स टू MRC प्लस, क्योंकि मुझे प्लस करना है ना, एक ही बार दबाना है MRC प्लस। फिर 0 × 110 इक्वल्स टू MRC प्लस। 5 × 300 इक्वल्स टू MRC प्लस। 4 × 20 इक्वल्स टू MRC प्लस। 5 × 240 इक्वल्स टू M प्लस। 5 × 40 इक्वल्स टू M प्लस। सब हो गया। अब आपको दबा देना MRC और आपकी कॉस्ट निकल आ जाएगी, ठीक है। कितनी आई हमारी कॉस्ट? 3820, ठीक है। ये थी हमारी कैलकुलेटर ट्रिक, इससे जल्दी हो जाता है। अब देखो समटाइम्स ना बच्चों का ऐसे नहीं निकलता है, क्यों? मैंने ये बंद कर दिया और मुझे दोबारा करना है, मैं MRC प्लस करूँगी और करने लग जाऊँगी। देखो MRC प्लस करके एक ऑलरेडी वैल्यू आ गई है, अब आप अपना जो फर्दर करोगे ना, ये इसमें सब प्लस होता जाएगा। तो इसको आपको हटाना कैसे है? 2 बार MRC दबाओ और एक बार AC दबा दो। अब देखो आपके MRC में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। ऐसे ऐसे MRC को एक बार क्लियर कर लिया करो, ठीक है। अब हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल चुकी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमें नेक्स्ट क्या बोला था क्वेश्चन में करने के लिए। What are the quantities to be sold from M1, M2 and M3? M1 कितनी क्वांटिटी सोल्व करेगा, M2 कितनी क्वांटिटी सोल्व करेगा, M3 कितनी क्वांटिटी सोल्व करेगा। देख लो M1 कितनी क्वांटिटी भेज रहा है, 140 + 110, है ना। इतनी क्वांटिटी सोल्व कर रहा है ना M1। 140 + 110, 140 + 110, 250 क्वांटिटी सोल्व कर रहा है M1। M2 कितनी सोल्व कर रहा है, 300 + 20, 320। M3 कितनी सोल्व कर रहा है, 240 + 40, ये भी आपका निकल जाएगा 280। ये देखो यहाँ पे आपके वैसे लिख रखा है, आपको भी ऐसे ही लिख देना है। क्वांटिटीज टू बी प्रोड्यूस्ड बाय M1, M2 एंड M3 आर रिस्पेक्टिवली 250, 320 and 280 टन, ऑफ विच 110 worth of ton chips produced by M1 will remain unused by the construction site, so this quantity can be sold ex field। उन्होंने क्या बोला कि M1, M2 और M3 कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, 250, 320 एंड 280, है ना। इतना तो हमें पता है ना। अब उसमें से सोल्ड कितना कर रहा है, M3 तो अपना पूरा 280 सोल्ड कर रहा है, M2 वो अपना 320 सोल्ड कर रहा है। बट देखो M1 140 यहाँ पे सोल्ड करता है, पर डमी को 110 दे रहा है। डमी कुछ है, डमी तो हमने नकली बनाया है, तो नकली को सोल्ड थोड़ी कर रहा है। मतलब सिर्फ M1 की 110 क्वांटिटी अनसोल्ड है, वो बाद में फिर कभी सोल्ड करेगा। 110 उसकी अनसोल्ड है, ये लिखा उन्होंने, ठीक है। बाकी सारे तो जितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी सोल्ड कर रहे हैं, बट जस्ट एक M1 है जो कि अपनी कुछ क्वांटिटी डमी को दे रहा है, मतलब उसकी वो 110 क्वांटिटी सोल्ड नहीं हो रही है। सिंपल सी बात है। और इसी के साथ हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 18 खत्म होता है और मोदी मेथड हमने हाफ अपना समझ लिया है। अभी हाफ और बचा है कि अगर हमारा DIJ नेगेटिव में आ जाए तो उस केस में क्या करना है, तो वो हम अपना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, दैट इज़ कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। अभी मैं आपको नहीं कह रही कि मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लो, क्योंकि मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन में शायद आपका वो नेक्स्ट वाला पार्ट दिया हो, तो इसलिए मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन अभी मत सॉल्व करना। अगर चाहो तो इतना कर लो, अपने मॉड्यूल के जितने भी इलस्ट्रेशन हैं, हाँ ये होमवर्क ले लो, ये करके जाना। इलस्ट्रेशन नंबर 24 तक है, तो अपने मॉड्यूल के 24 इलस्ट्रेशन तक सारे क्वेश्चन के इनिशियल बेसिक फीजिएबल सॉल्यूशन बना के रखो और DIJs निकाल के रखो। फर्स्ट स्टेप तो आपको आता है ना, जो मैंने आज सिखाया, ये DIJ तक। जिस DIJ की वैल्यू तो सारी पॉजिटिव में या 0 आ जाएगी, वो तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा ख़त्म। जिसकी नहीं आ जाएगी उसे वहीं पे रोक दो, 2 पेज छोड़ दो अपने, या कॉपी है तो 2 पेज और रजिस्टर है तो हाँ 2 ही पेज छोड़ दो। दोनों के केस में 2 पेज छोड़ दो आप, मतलब ऐसे और ऐसे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वहाँ पे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनाओ, मोदी से सॉल्व करके देखो। अगर तो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ गई तो वेल एंड गुड है, नहीं आई तो कल की क्लास में देख लेना, है ना। ऐसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और कल का बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि कल मैं सारी इलस्ट्रेशन एक साथ ख़त्म कर दूँगी, ठीक है।
ये आपका होमवर्क है, आपको इतना करके आना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो एंड बेल आइकन पर क्लिक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।